नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पटना। अगर किसी मरीज को खांसी में ब्लड आता है, खांसी के साथ बलगम में ब्लड आता है, तो इसको कितना गंभीरता से लेना चाहिए और ये क्या कारण हो सकता है और इसके लिए क्या क्या इलाज किया जा सकता है, आज मैं बात करूंगा इस टॉपिक पे। बेसिकली खांसी में ब्लड आने को बोलते हैं हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस मीन्स कफिंग आउट ऑफ ब्लड। इसी से मिलता जुलता एक सेकेंड टर्म है हेमाटेमेसिस। अगर वॉमिटिंग के साथ अगर ब्लड आता है उसको हेमाटेमेसिस कहते हैं। और हेमाटेमेसिस का काउज होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल काउज होता है, पेट से संबंधित समस्याएं होती है। लेकिन जो हेमोप्टिसिस होता है इसमें मोस्टली रेस्पिरेटरी काउज रहता है या कभी कभी कार्डियक काउज हो सकता है। तो बेसिकली ये किस किस कारण से हो सकता है, तो सबसे पहले अगर मरीज आते हैं तो उसको हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं और थोरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्योंकि हेमोप्टिसिस एक अलार्मिंग सिम्टम है, ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको जरूर गंभीरता से लेना चाहिए। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, साथ में मरीज को लंबे समय से मध्यम ग्रेड का फीवर रह रहा हो और वेट लॉस की हिस्ट्री हो या नाइट स्वेट्स हो रहा हो, तो हो सकता है ये ट्यूबरक्लोसिस का एक कारण हो रहा हो। सेकेंडली होता है कि कभी कभी उसका कलर रस्टी कलर का अगर स्प्यूटम हो, रस्टी कलर का स्प्यूटम न्यूमोकोकल निमोनिया के कारण हो सकता है ना। नेक्स्ट होता है कि अगर पेशेंट को बलगम के साथ स्मॉल अमाउंट में स्टिक्की ब्लड आ रहा हो और वो बार बार आ रहा हो, बहुत दिनों से आ रहा हो, तो कभी कभी लंग कैंसर भी होने का चांसेज है। कुछ मरीज में मैसिव हेमोप्टिसिस हो सकता है जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में ब्लड आ रहा है बलगम के साथ, तो ये हो सकता है इंट्राकैविटरी माइसिटोमा हो सकता है। पहले ट्यूबरक्लोसिस का हिस्ट्री हो, उसके कारण कैविटी बन जाता है और इंट्राकैविटरी माइसिटोमा फंगल इन्फेक्शन होता है और उसके डिस्प्लॉजमेंट के कारण कभी कभी मैसिव हेमोप्टिसिस का हिस्ट्री होता है। तो सबसे पहले इनके कारण को हम लोग रूल आउट करते हैं और इसको सेकेंड ग्रुप होता है। अगर कारण को ढूंढना हो तो सबसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को पहले समझना होगा। सबसे पहले हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है जिसको कि ब्रोंकस कहते हैं। नेक्स्ट लंग पेरेन्काइमा होता है। तीसरा उसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होते हैं, वो उसका भी कारण से हो सकता है। नेक्स्ट होता है कि क्लॉटिंग डिजॉर्डर के कारण हो सकता है। तो इस 4 ग्रुप में बांटते हैं इसके जितने भी कारण है उसको। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्वॉल्वमेंट के कारण या ब्रोंकस के इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर हो रहा है तो हो सकता है उसमें इंपॉर्टेंट काउज होता है ब्रोंकिक्टेसिस, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल ट्यूमर भी कभी कभी होता है। नेक्स्ट है अगर लंग पेरेन्काइमा के इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर हेमोप्टिसिस हो रहा है तो उसमें मोस्ट कॉमन काउज ट्यूबरक्लोसिस है। कभी कभी निमोनिया के कारण भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन ऑफ द चेस्ट हो, माइसिटोमा हो या कभी कभी ट्रॉमा का हिस्ट्री हो, इन सारे कारण से लंग पेरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट है कभी कभी ब्लीडिंग डिजॉर्डर के कारण हो सकता है। जैसे ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स में हेमोफीलिया का पेशेंट है उसके कारण हो सकता है। कुछ मरीज जो ब्लड कैंसर या CML के पेशेंट है उसमें भी हेमोप्टिसिस का हिस्ट्री हो सकता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल के इन्वॉल्वमेंट के कारण भी हेमोप्टिसिस आ सकता है। ब्लड वेसल के इन्वॉल्वमेंट के कारण उसमें हो सकता है पल्मोनरी इन्फेक्शंस हो, पल्मोनरी एडिमा हो, कभी कभी गुडपास्चर सिंड्रोम के पेशेंट को भी हेमोप्टिसिस का कंप्लेन आता है। अदर काउज हो सकता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अलावा भी कभी कभी कार्डियक ओरिजिन का भी हेमोप्टिसिस हो सकता है। जैसे एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अगर हो रहा है पेशेंट को, उसमें हेमोप्टिसिस हो सकता है। या माइट्रल स्टेनोसिस के केस में भी कभी कभी हेमोप्टिसिस हो सकता है। तो ये सारा डिफरेंट काउजेज है हेमोप्टिसिस का। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना है और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद कैसे अगर प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाता है तो हम लोग क्या क्या इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।